So the first topic that we have to discuss is consumers equilibrium. ठीक है, consumers equilibrium. Consumers equilibrium with Marsden utility analysis, also called as Cardinalist theory of consumers demand. Yesterday I told you कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमारे पास दो थेरीज है, दो स्कूल्स ऑफ थॉट है. एक तो है कार्डिनलिस्ट थ्योरी, दूसरा है ऑर्डिनलिस्ट थ्योरी. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज कंज्यूमर. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज कार्डिनलिस्ट या व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज TU MU, जितने भी टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए थे, दैट आई विल अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले 2-3 स्टेटमेंट लिख लीजिए. राइट, अ कंज्यूमर इज वन, अ कंज्यूमर इज वन, अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज. अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. यानी एक कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. किसके लिए कंज्यूम करता है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. ठीक है. जितने भी उसके वांट्स होंगे उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर is to get maximum satisfaction. The objective of the consumer is to get maximum satisfaction, is to get maximum satisfaction. ये है objective of the consumer. Objective of consumer is to get maximum satisfaction from spending his income, from spending his income, from spending his income, from spending in his, from spending his income. बेल क्या? बेल कहाँ पे? नहीं है. From spending his income on various goods and services, on various goods and services, on various goods and services, comma given prices, comma given prices. First I told you what is consumer. A consumer is one who buys goods and services for the satisfaction of his or her wants. Next I told you what is the objective of consumer. Objective of the consumer is to get maximum satisfaction. ठीक है. यानी कंज्यूमर के पास क्या रहता है? कंज्यूमर के पास रहता है एक इनकम रहती है उसके पास, गिवन इनकम, और उसके पास जो मार्केट में जो प्राइसेस रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो गिवन रहते हैं. ये दोनों चीज़ हमारे पास गिवन है. अब कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड इनकम हो नहीं सकती है. ठीक है. उसके पास जो लिमिटेड इनकम होगी वो उस लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड करेगा. ठीक है. सच दैट उसकी जो सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमाइज हो. ठीक है. यानी जो कंज्यूमर है उसके पास क्या है? इनकम गिवन है एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन. नाउ व्हाट द कंज्यूमर विल डू? कंज्यूमर विल स्पेंड हिज एंटायर इनकम, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच दैट उसकी जो सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है. खुद देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं यू हैव अ लिमिटेड इनकम. ठीक है. और गुड्स का जो प्राइसेस, गुड्स के जो प्राइसेस रहते दे आर ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस. ठीक है. फिर आप इनकम को इस तरीके से स्पेंड करते हैं सच दैट यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ठीक है. यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ठीक. तो कंज्यूमर भी हुआ. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या इसको हम कहते हैं एजम्पशन जो रहती है दैट द कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर जो है वो रैशनल बीइंग है, रैशनल बीइंग है. ठीक है.
रैशनल बीइंग का मतलब ये रहता है कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करेगा इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो आपने क्या क्या लिखा, ए कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सेकंड पॉइंट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कॉमा गिवन प्राइसेस, ठीक। नाउ जस्ट राइट अनदर लाइन, suppose a consumer wants to buy a commodity. Suppose a consumer wants to buy a commodity, ठीक है। Suppose a consumer wants to buy a commodity, full stop. How much of it, full stop करके, how much of it should he buy? How much of it should he buy? Question mark. How much of it should he buy? ठीक है। सपोज ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ कॉमोडिटी, अब वो कॉमोडिटी कितना लेने के लिए तैयार है, ठीक है। हाउ मच ऑफ इट शुड ही बाय, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ इट, हाउ मच ऑफ, सपोज कॉमोडिटी एक्स शुड ही बाय। अब इसी को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। यानी अगर जो कॉमोडिटी एक्स है, इट इज गिविंग हिम सेटिस्फैक्शन, उसके वांट्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो एक्स की कॉमोडिटी कितना लेगा, ठीक है, सच दैट उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो। समझ में आ रहा है? नाउ इसी को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वन वॉज द कार्डिनल थ्योरी, one was the ordinal theory. Cardinal means numbers. Cardinal means numbers. Suppose 1, 2, 3 and so on. Cardinal numbers. Cardinal means numbers. Whereas ordinal means rank. First rank, second rank, third rank. ठीक है, third rank. नाउ व्हाट आई विल डू, पहले कार्डिनल थ्योरी को सारा पढ़ते हैं, इसके क्रिटिसिज्म लास्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, फिर उसके कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे। सो क्या क्या डिस्कस किया, कंज्यूमर कौन है सर, कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर सर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन और हर सेटिस्फैक्शन गिवन द इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स, ठीक है। और वी कैन से दैट द कंज्यूमर इज अ रैशनल बीइंग, ठीक है। नाउ देन आई टोल्ड यू कि कंज्यूमर एक कॉमोडिटी, हाउ मच ऑफ कॉमोडिटी एक शुड ही बाई, ठीक है, क्योंकि उसके पास गिवन इनकम है और प्राइसेस ऑफ गुड्स भी गिवन है। नाउ हाउ मच ऑफ कॉमोडिटी एक शुड ही बाई, टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वी हैव गॉट टू कॉन्सेप्ट्स, one is the cardinal theory and the other is the ordinal theory. Now we will explain, that was our main topic, that was the brief background regarding this chapter. Now first of all what I will define is utility. What is utility? ठीक है, what is utility? डिक्शनरी मीनिंग मतलब यूटिलिटी का मतलब रहता है डिक्शनरी में यूजफुलनेस, इसका जो लिटरल मीनिंग है यूजफुलनेस है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूटिलिटी का मतलब रहता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, यानी कोई भी गुड, बीट गुड एक्स, चॉकलेट हो, ठीक है, शुगर हो, कोई भी गुड हो, वो आप उसमें कितनी ताकत है आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी सिंपल, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, कोई भी गुड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने की, उसको कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी? इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, किसी भी गुड की कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है टू सेटिस्फाई अवर वांट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप चाहोगे कि चॉकलेट खाऊं, ठीक है,
आपको क्रेविंग्स आ रही है, तो जब आप चॉकलेट खाओगे दैट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, कि उस चॉकलेट खाने के बाद आई डोंट थिंक कि आप फिर से डिमांड करोगे, बिकॉज आपकी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो फुल्ली फुलफिल्ड होगी विद द हेल्प ऑफ दैट चॉकलेट व्हेन यू विल कंज्यूम इट. सो देयरफॉर यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक तो ये है सिंपल डेफिनेशन, ये भी लिख सकते हो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. सर व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड ए यूटिलिटी. और एक डेफिनेशन और लिखवा रहा हूं मैं, यू जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. जस्ट राइट, इट मीन्स realized satisfaction. It means realized satisfaction. It means realized satisfaction. It means realized satisfaction. ठीक है. To a consumer, it means realized satisfaction to a consumer. To a consumer, when he is willing to spend money. To a consumer, when he is willing to spend money. To a consumer, when he is willing to spend money on a stock of commodity, on a stock, S-T-O-C-K, on a stock of commodity, on a stock of commodity, on a stock of commodity, which has the capacity to satisfy his want, which has the capacity to satisfy his want, which has the capacity to satisfy his want. I will read it again. It means realized satisfaction. Sir, what is realized satisfaction? Realized satisfaction होता है कि जब आप realized satisfaction it takes place जब आप commodity को consume करते हो. ठीक है. Once you consume the commodity, once the commodity has been consumed, once the commodity has been consumed, एक बार commodity हमने consume की, once the commodity has been consumed, what you realize is the realized satisfaction. Sir, what is utility? Want satisfying power of a good. Or what is utility? So utility means realized satisfaction to a consumer when he is willing to spend money on a stock of commodity which has the capacity to satisfy his want. Obviously एक कंज्यूमर उन गुड्स पे अपना जो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, उसका जो इनकम होगा, उन गुड्स पे वो स्पेंड करेगा जिनकी कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई हिज वांट. ठीक है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. सो व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. आई गेस ये यूटिलिटी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट यूटिलिटी का दूसरा एक इसी के अंडर लिख लीजिएगा 1 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन सेकंड, इसके कुछ फीचर्स है अब यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के. नाउ व्हाट हैपेंस के यूटिलिटी जो है डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग यूटिलिटी मिल सकती है फ्रॉम द सेम कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल सपोज चॉकलेट की बात करते हैं. ठीक है. एक इंडिविजुअल जो है जिसको चॉकलेट पसंद है, बी इंडिविजुअल जो है इसको चॉकलेट पसंद नहीं है. ठीक है. तो चॉकलेट सेम कमोडिटी है, बट द पर्सन ए इज गेटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट बिकॉज ही हैज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चॉकलेट. समझ रहे हो? वाइल एज पर्सन बी, वो भी चॉकलेट खाता है बट उसको चॉकलेट उतना ज्यादा पसंद नहीं है, देयरफॉर उसकी जो यूटिलिटी होगी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट वो कम होगी. समझ में आ रहा है? इसका मतलब दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है वो ये है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी जो है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सेम कॉमोडिटी कैन गिव डिफरेंट यूटिलिटीज टू डिफरेंट पर्सन्स. सेम कॉमोडिटी कैन गिव डिफरेंट यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. इतना समझ में आ गया? सर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सेकंड आप ये कह सकते हो कि जो यूटिलिटी है इट डिफर्स विद टाइम ऑल्सो. मतलब कोई कॉमोडिटी है. ठीक है. कोई कॉमोडिटी है, सपोज उसका एक आपके पास एक टाइम टेबल है उसके खाने का, जैसे लंच है या डिनर है. ठीक है. उसका एक टाइम रहता है खाने का. ठीक है.
बट इन केस मैं आपको डिनर अर्ली दे दूं या डिनर आपको लेट दे दूं, तो जिस उससे जो आपकी यूटिलिटी जो डिराइव होगी वो रिलेटिवली कम होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब जो यूटिलिटी है इट डिफर्स विद टाइम। अगर एक कॉमोडिटी है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जब आप वो चीज़ खाते हो, लेकिन अगर आपने वो उस टाइम से पहले खाई या उस टाइम के बाद खाई, तो जो उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो रिलेटिवली कम होगी या उससे ज़्यादा हो सकती है। बट द कॉन्सेप्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी डिफर्स विद टाइम ऑल्सो। यानी सेम कॉमोडिटी अगर आप टाइम के हिसाब से उसको डिफरेंट टाइम पे खा लोगे तो जो यूटिलिटी डिराइव होगी दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स विद स्पेस ऑल्सो। ठीक है, यूटिलिटी डिफर्स विद स्पेस ऑल्सो, मतलब यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, सपोज अगर आप लंच ऑफिस में करते हो, ठीक है, और लंच आप कहां पे करते हो, घर में करते हो, दोनों में जो यूटिलिटी जो डिराइव होगी दैट वुड बी टोटली डिफरेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो यूटिलिटी है, व्हाट इज यूटिलिटी सर? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। तो कंज्यूमर जो है गुड्स पे, उन गुड्स पे अपना एक्सपेंडिचर स्पेंड करेगा, उन गुड्स पे अपनी इनकम स्पेंड करेगा सच दैट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिले। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज द कंज्यूमर इज द रैशनल बीइंग। नाउ सेकंड हमने पढ़ा कि जो यूटिलिटी है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स विद टाइम ऑल्सो, इट डिफर्स विद स्पेस ऑल्सो। दैट इज यूटिलिटी जो है ये सब्जेक्टिव है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। Why it is subjective? Because different individuals get different utility from the same commodity. अगर ऑब्जेक्टिव तब कहते हैं जब एक ही कॉमोडिटी चॉकलेट दोनों इंडिविजुअल को सेम यूटिलिटी देती, ठीक है, तो वो तो फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। बट यहां हो क्या रहा है, यूटिलिटी जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट इंटेंसिटी के हिसाब से मिल रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी डिफर्स विद टाइम ऑल्सो, यूटिलिटी डिफर्स विद स्पेस ऑल्सो। दैट इज यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज सेम कॉमोडिटी कैन गिव डिफरेंट यूटिलिटी टू डिफरेंट पर्सन्स, एज वेल एज यूटिलिटी डिफर्स विद टाइम ऑल्सो एंड यूटिलिटी डिफर्स विद स्पेस ऑल्सो। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, सेकेंड पॉइंट इसके फीचर्स क्या है, थर्ड पॉइंट यूटिलिटी के अंडर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हमें यूटिलिटी के अंडर जो समझना है वो इसका मेजरमेंट है। ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। बट अब ये क्वेश्चन एक रेज होगा कि भाई अगर यूटिलिटी जो है कैन इट बी मेजर्ड, यूटिलिटी जो है अगर ये सब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट है, हाइट किस में मेजर करते हैं सर, सेंटीमीटर्स में करते हैं, इंचेस में करते हैं, ठीक है, तो बट जो हाइट का जो मेजरमेंट है, मेजर मतलब मेजरिंग रॉड जो है इंचेस है, सेंटीमीटर है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। चाहे आप मून पे भी जाओ वही रहेगा। ठीक है, मून पे जो हाइट होगी मतलब एक इंडिविजुअल की वही रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? मतलब जो मेजरिंग रॉड होगी वो सेम रहेगी। सेंटीमीटर, सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये मेजरिंग रॉड कांस्टेंट रहेगी। बट अब इस केस में क्या है कि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समवन विल से मेरे को इससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, समवन विल से मेरे को इससे कम यूटिलिटी मिल रही है। तो अगर यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इज यस। बट इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट of whom? Unit of measurement of utility, उसको एक जेरेमी बेंथम करके एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला था ठीक है हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, अगर सपोज मैंने चॉकलेट खाया, मेरे को आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपको इस चॉकलेट से कितनी यूटिल्स मिले, मैं कहूँगा 10 यूटिल्स, 15 यूटिल्स, बट डिफरेंट इंडिविजुअल को उसी चॉकलेट से डिफरेंट यूटिल्स मिलेंगे। ठीक है,
तो यस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, बट याद रखना यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दैट इज यूटिल्स, ये एक तरह का आर्बिट्री यूनिट है, ठीक है। इट इज जस्ट गिवन सच दैट कि हमें मतलब आसानी हो इसको समझने की, ठीक है। टोटल यूटिलिटी को समझने में आसानी हो, मार्जिनल यूटिलिटी को समझने में आसानी हो, ठीक है। एक तो ये कैन इट बी मेजर्ड, यस इट कैन बी मेजर्ड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय जेरेमी बेंथम वाज यूटिल्स, ठीक है। सपोज एक्स की कॉमोडिटी को खाने के बाद, चॉकलेट को खाने के बाद अगर मेरे से पूछा जाएगा, मैं कहूँगा सर 10 यूटिल्स, ठीक है। दूसरे इंडिविजुअल को बोला जाएगा कितने यूटिल्स मिले, वो बोलेगा सर 15 यूटिल्स। बी, ऑब्वियसली बी को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे और एक इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है वो, कैम्ब्रिज से वो अल्फ्रेड मार्शल। फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय जेरेमी बेंथम वाज यूटिल्स, बट इट इज एन आर्बिट्री यूनिट, ठीक है। मतलब आप एक यूटिल्स को कितने मतलब सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अब इसको क्या कहोगे, एक यूटिल्स किसके बराबर है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी आर्बिट्री यूनिट, ठीक है। इट इज जस्ट गिवन सच दैट कि आपको समझ में आ जाएगा, सच दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने लिखवाया क्या था, कार्डिनल मतलब नंबर्स। जब मैंने बोला था आपको कार्डिनल मतलब क्या गए, कार्डिनल मतलब के नंबर्स, तो जब मैंने आपको बोला था कार्डिनल मतलब नंबर्स, इसका मतलब ये है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अब, कि मतलब आप अपनी यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज द कार्डिनल स्कूल, गॉट इट, that is the cardinal school. Cardinalist school states that utility can be measured in terms of numbers and you can express your numbers in terms of utils. भाई मेरे को चॉकलेट से 10 यूटिल्स मिले, मेरे को शुगर से 50 यूटिल्स मिले, मेरे को चाय से 100 यूटिल्स मिले, मेरे को खाने से डिनर से 1000 यूटिल्स मिले। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही है कार्डिनल का कॉन्सेप्ट। कार्डिनल स्टेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एंड वंस यू गेट यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी यू कैन एक्सप्रेस दैट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड जो यूनिट ऑफ अकाउंट होगा, सॉरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होगा वो होगा यूटिल्स। यानी आप कह सकते हो सर 10 यूटिल्स मिले, 15 यूटिल्स मिले, बट इट इज एन आर्बिट्री यूनिट बिकॉज यू नेवर नो एक यूटिल कितने बराबर, मतलब कितने यूटिल्स के बराबर है। सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यू कैन नॉट टेल मी 1 यूटिल्स कितने बराबर है, दैट इज व्हाई इट इज एन आर्बिट्री यूनिट। बट व्हाई वी एक्सप्लेन इट सच दैट कि हमें ये जो कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड है इसको एक्सप्लेन करने में ईज हो। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज व्हाई वी एक्सप्लेन के ये जो कार्डिनल है इसको हम नंबर्स में, कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड को हम नंबर्स क्यों कहते हैं, सच दैट कि आप अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में क्या करें, एक्सप्रेस करें, एंड दैट यूनिट ऑफ अकाउंट इज यूटिल्स। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम था मार्शल। मार्शल से बना कि हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ये क्या लेते हैं, ये मेजरिंग रॉड लेते हैं मनी को, मेजरिंग रॉड टू मेजर व्हाट, टू मेजर यूटिलिटी। ठीक है, इस पे थोड़ा बहुत फोकस चाहिए। ठीक है, नाउ मार्शल से बना हम यूटिलिटी को, ठीक है, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉमोडिटी खाई, ठीक है, मैंने परचेज की 10 रुपए की। मेरे को पता है कि मैं अब अगर आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे सर आपको इस कॉमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मैं कहूँगा मैंने 10 रुपए की लाई थी, मेरे को 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल गया। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी। सपोज दूसरे इंडिविजुअल को बोला जाएगा आपने कॉमोडिटी खरीदी, हाँ खरीदी, आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मेरे को 15 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, तीसरे इंडिविजुअल को बोला जाएगा अच्छा ठीक है आपने एक कॉमोडिटी कंज्यूम की, आप बताइए आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मेरे को 20 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, तो मार्शल कहते हैं कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। जो इसका जो ड्रॉबैक था यूटिल्स का, दैट यूटिल्स इज एन आर्बिट्री यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो रिमूव किया था मार्शल ने। कॉन्सेप्ट समझ में आया?
मार्शल ने क्या बोला था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या आप जब कंज्यूम करते हो किसी कॉमोडिटी को, आप हमें ये बोलिए कि आप मनी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन लाया, ठीक है, 20,000 का, तो आपको बोला जाएगा ठीक है आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला इस स्मार्टफोन के खरीदने के बाद, इन टर्म्स ऑफ मनी हमें बता दीजिए। ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे सर 19,000 का सेटिस्फैक्शन मिला, इसका मतलब सर आप उस स्मार्टफोन से खरीदने के बाद आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने जो पैसे दिए थे, ठीक है, आपको एक तरह की डिसयूटिलिटी मिल रही है, नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी बस ये याद रखना कि मार्शल ने कहा था हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। हर किसी इंडिविजुअल को बोला जाएगा आपने एक्स कॉमोडिटी खरीदी, आप बताइए आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, आप उसको एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम की एंड आई विल बी टोल्ड कि भाई आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मैं कहूँगा सर 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। तो मार्शल ने यूटिलिटी बोला था मेजर कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट इट कैन रिमूव द ड्रॉबैक that was given by the Jeremy Bentham, which stated that we can measure utility in terms of numbers. Obviously, what is utils? Utils are numbers. That is cardinal concept. But इसमें ये issue था कि एक arbitrary unit है, इसमें तो कह सकते हो ना सर 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ये वैलिड मनी का जो मनी जो है यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट इसमें अब एक इशू है, ये थोड़ा समझना है। ये इसमें क्या इशू है कि हर किसी के पास जो इनकम रहती है वो एक लिमिटेड इनकम है, ये बाद में भी समझा दूंगा मैं, बट आई गेस यहाँ पे थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। हर किसी के पास इनकम लिमिटेड है, ठीक है। जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है, ठीक है, सपोज किसी के पास 50 रुपए की इनकम है, ठीक है, अब उससे 40 रुपीज स्पेंड कर दिए, बचा कितना 10, ठीक है। अब पैसे कम है, ठीक है। अब इस इंडिविजुअल को क्या लगेगा कि ये जो 10 है, ये 10 रुपीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसके पास अब इनकम क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये जो 10 रुपीज इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं एज कंपेयर टू 40 रुपीज जो इसने स्पेंड किए। सिंपल मैं फिर से समझा दूंगा, 50 रुपीज है इसके पास, ठीक है, उसने कितने स्पेंड किए, 40 रुपीज स्पेंड किए, तो बचा कितना 10। जो रिमेनिंग इनकम होगी ना वो उसकी डियरर बन जाती है, सुचिवाना बेकार नहीं खर्च के, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड इट, बिकॉज उसकी जो यूटिलिटी है 10 रुपए की वो और बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या यहाँ एज्यूम करते हैं कि जो 50 रुपए है इसकी जो यूटिलिटी है वो सेम रहनी चाहिए, यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। इसको मैं आगे और ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा, बट आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या हमने तीन चार पॉइंट्स पढ़े। पहला पढ़ा था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स विद टाइम, इट डिफर्स विद स्पेस, ठीक है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कैन इट बी मेजर्ड? यस इट कैन बी मेजर्ड। एक जेरेमी बेंथिन ने जो बोला था कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर कर सकते हैं, बट इट इज एन आर्बिट्री यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट मार्शल ने उसको रिमूव करके दिया था, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। बट एक एजम्पशन अभी ये बस ये थोड़ा बहुत याद रखना कि जो यूटिलिटी फ्रॉम मनी, जो आपकी इनकम होगी उसकी जो यूटिलिटी होनी चाहिए, इनकम की भी एक यूटिलिटी है ना, बिकॉज विद इनकम आप डिफरेंट गुड्स पे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर इनकम की भी एक यूटिलिटी है, बट यूटिलिटी ऑफ इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं कि आपके पास जब पैसे कम रहेंगे आपके साथ एंड यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट, वो डियर बन जाते हैं, देयरफॉर आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इवन दो दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। आई गेस यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यू गो यूटिलिटी। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसका ग्राफ, ठीक है, उसका ग्राफ समझेंगे एज वेल एज उसकी रिलेशनशिप समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि जो आपके पास कॉपी होगी ना, कॉपी को क्या कीजिएगा, इस साइड लिखिए, आई थिंक 1/3 इस साइड से लिखिए, और ये जो स्पेस है इसको छोड़िएगा,
बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सच दैट कि वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो थ्योरी है अपनी जो हम डिस्कस करते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे वो साइड में लिख लेना, ठीक है। नाउ यू नो ये एक्स एक्सिस, अच्छा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। सपोज गो ऑरिजिन, सपोज क्या ये ऑरिजिन ही है 20 30 40 50 10 20 30 40 50। नाउ इस पे फोकस चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये बेस है ग्राफ्स को समझने की, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्सिस, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यहां से जाएंगे तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यह ना इंक्रीजिंग स्लोप, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, बट इट इज इंक्रीजिंग। ये जो लाइन है वो इंक्रीज हो रही है, बट स्लोप कांस्टेंट है। कैसे, वो अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये जो है इसका जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है और एक्स इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हम समझेंगे कहाँ पे, जब डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट आएगा। आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। फर्स्ट फोकस शुड बी हियर। अब मैंने कहा कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, कैसे है, देखो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल वाई बाई डेल एक्स और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सिमिलरली y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आपका हुआ x1, ये हुआ आपका x2, ये हुआ आपका x3, ये आपका हुआ x4, ये आपका हुआ x5। ये गो y1 y2 y3 y4, ये हुआ y5। ये को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, एंड दिस इज योर पॉइंट ई। नाउ सपोज अगर मैं आपको कहूंगा, मेरे को बता दीजिए व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट ए, व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी व्हाट इज द स्लोप। स्लोप करना कुछ नहीं है, पॉइंट बी पे क्या है x2, पॉइंट बी पे क्या है y2, करना कुछ नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 10 10, स्लोप इज इक्वल टू 1। यू कैन ऑल्सो चेक एट पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सब जगह स्लोप जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये 10 इंक्रीज हो रहा है, ये भी 10 इंक्रीज हो रहा है, ये भी 10 से 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 इंक्रीज हो रहा है। इट मींस इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इवन दो इट इज इंक्रीजिंग, स्लोप जो है कांस्टेंट है। इंक्रीजिंग मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग है, सिंपल, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बिकॉज व्हेन एक्स शिगसा इंक्रीज, वाई ते शिगसा इंक्रीज, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। बट इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, याद रखना, स्लोप जो है कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सपोज देयर इज अ लाइन और वो लाइन इससे नीचे की ओर है, इसका जो स्लोप है वो है क्या, इसका स्लोप 1 था। सपोज इसका भी स्लोप निकालते हैं, सपोज दिस इज 5, दिस इज 8, ठीक है। अब सपोज ये इसका x1, ये x2, वो y1, इसका y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, गॉट इट। 5 and 8, y1 y2। अब सपोज मैं बोलूंगा इसका भी ये a डैश मान लो, ये b डैश मान लो, ये c डैश मान लो, ये d डैश मान लो, ये e डैश मान लो। अब मैं कहूंगा सपोज मेरे को बता दीजिए पॉइंट b पे क्या स्लोप होगा, एट पॉइंट b डैश व्हाट विल बी द स्लोप। करना क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, सर y2 इज 8, 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 10, y10 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, दैट विल बी 3 डिवाइड बाय 10, 0.3। तो इसका स्लोप कितना आया, 0.3,
ठीक है, इसका स्लोप मतलब लेस देन 1 है, स्लोप इज लेस देन 1, बट कॉन्सेप्ट यहां पे समझिएगा, स्लोप क्या आता है एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी योर स्लोप वॉज 0.3। सिमिलरली जब आप एट पॉइंट बी डैश एट सी डैश देखोगे, स्लोप जो है वो 0.2 आएगा सपोज। सिमिलरली एट डी डैश स्लोप विल बी 0.1, ठीक है। तो यहां पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये कर्व तो इंक्रीज हो रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि आपका जो स्लोप है वो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे स्लोप कांस्टेंट है, 1 1 1 1 1 स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। 10 10 की रेट से बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पे x तो 10 की रेट से बढ़ रहा है बट y जो है वो 10 की रेट से नहीं बढ़ रहा है, उससे कम बढ़ रहा है। बट फिर से जब x 10 से कम x जो है 10 यूनिट से ज्यादा बढ़ेगा, y भी बढ़ रहा है बट फिर इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा वो और कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा 30, यहां पे अब मैं लिखूंगा 10 11, यहां पे 8 पॉइंट सी डैश निकालते हैं, सी डैश पे y3 माइनस y2 सर 3 वो 3 आएगा, सपोज इट विल बी यूअर 11 8 9 10, हाँ 10.5 मांग के चलता है, ठीक। तो यहाँ पे सर 10.5 होगा, ठीक है। 10.5 माइनस 8 डिवाइड बाई 10 दैट विल बी यूअर व्हाट 2.5 डिवाइड बाई 10 0.25। पहले स्लोप क्या था 3, फिर बाद में क्या आएगा 0.25। सिमिलरली जब सी डैश पे देखोगे 0.21 सपोज, गो स्लोप क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है। दैट इज ये जो कर्व है इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बट ये जो कर्व है इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा और ये जो इंक्रीज होगा इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। मैं फिर से समझा देता हूं। पहला ये लाइन 45 डिग्री लाइन पे, ये जो स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे कट करती है, सच दैट यहां ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एक्सिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एक्सिस, इट विल बी द सेम, सच दैट कि स्लोप जो है वो 1 आ जाए। और इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, 10 में भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी 10 इंक्रीज हो रहा है, ठीक। यहां पे स्लोप जो है लेस देन 1 है, वो मैंने दिखा दिया क्यों लेस देन 1 है। बट इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। जो इंक्रीज है वो कम होता जा रहा है, 0.3 से इंक्रीज हो रहा है, 0.2 से इंक्रीज हो रहा है, फिर 0.1 से इंक्रीज हो रहा है। इवन दो तीनों कर्व इंक्रीज कर रहे हैं बट ये इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अभी बस ये याद रखना, इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा, इसका स्लोप लेस देन 1 होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने ये समझाया क्यों, बिकॉज जब हम टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, इस पे फोकस करना, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज कर रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि जब आप स्लोप को आप मेजर करोगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहां पे स्लोप मेजर करोगे एट डिफरेंट पॉइंट्स पे, स्लोप गोज ऑन इंक्रीजिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी, दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, you just write the definition of total utility first. Just write, it is the aggregate of the utility. What is total utility? It is the aggregate of the utility. It is the aggregate of the utility, ठीक है, that a consumer derives. It is the aggregate of the utility that a consumer derives. It is the aggregate of the utility that a consumer derives from the consumption of a certain CRTIN,
फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। मैं एक शेड्यूल बना दूंगा, एक टेबल बना दूंगा, यू जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, तो देयरफॉर इसको अच्छे से बनाना। क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, यह है टोटल यूटिलिटी। नाउ मैंने लिखवाया क्या टोटल यूटिलिटी? इट इज द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कॉमोडिटी, यानी इट इज द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी। यानी अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपने 0 कॉमोडिटी खाई, टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है। आपने पहले कॉमोडिटी ली, आपकी यूटिलिटी कितनी आई? 8 यूटिल्स, याद रखना यूटिल्स में। 2 कॉमोडिटी ली, दोनों कॉमोडिटी, ठीक है, दोनों कॉमोडिटी जब कंज्यूम की, 2 कॉमोडिटीज कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी आपकी 14 आई। 3 कॉमोडिटीज कंज्यूम की, आपकी यूटिलिटी टोटल में है 19। 4 आपने गुड्स के यूनिट क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम किया, आपकी यूटिलिटी कितनी आई? 23। ठीक है, 23, एक सेकेंड, 23, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपने जब 5th कॉमोडिटी यूनिट ऑफ एक्स खाया तो आपको यूटिलिटी मिली 26 ओवरऑल। जब आपने पाँचों के 5 खाए, टोटल यूटिलिटी मतलब, फिर से देखिए डेफिनेशन, इट इज द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी। जब आप यूटिलिटी को एग्रीगेट करते हो, यानी आपने क्या खाया? 0 कॉमोडिटी, 0 यूनिट खाया तो कोई यूटिलिटी नहीं है। तो जब आपने एक क्वांटिटी ऑफ एक्स एक खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 8 यूटिल्स। जब आप 2 खाते हो तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी है? वो 14 है। दोनों कॉमोडिटीज को मिला के आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 14 की मिल रही है। जब आप 3 खाते हो, 3, तो 3 कॉमोडिटी को मिला के आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 19 मिल रही है। अब आप जब 4 खाते हो, 4 यूनिट्स, तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 23 यूटिल्स मिल रही है, ओवरऑल यूटिलिटी। ठीक है, जब आप यूटिल्स को क्या करते हो? यूटिल्स को जब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे यूटिल्स को आप पूरा ऐड करते हो। फर्स्ट से 8 मिले, सेकंड क्वांटिटी ऑफ एक्स से कितना मिल रहा है? 14, दोनों को मिला के। 3 ओवरऑल खाए 19, 4 ओवरऑल खाए 23, 5 खाए 26 ओवरऑल। 5 यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली? 26। 6 से 28, 7 से 29, 8 से 29। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब अब देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं ग्राफ में, अब देखो यहाँ पे इसका अगर स्लोप देखेंगे, ये मानो इस y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, याद रखना आप। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा? एट पॉइंट 8 सर y2 माइनस y1, ये मानो ने यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5, x6, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एट इस कॉमोडिटी पे देखते हैं स्लोप कितना रहेगा? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना स्लोप है? सर 8 अपॉन कितना चेंज है? 1 का, तो इसका स्लोप कितना होगा? 8। सर यहाँ पे क्या हुआ? 14 माइनस 8, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6 अपॉन 1,
6 का स्लोप है। सिमिलरली यहाँ पे y4 माइनस y3 कितना स्लोप है 5, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ 1। सर 5 का स्लोप है, सर 4 का स्लोप है, सर 3 का स्लोप है, सर 2 का स्लोप है, ठीक है, सर 1 का स्लोप है एंड 0 का स्लोप है। स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज। याद रखना स्लोप क्या है? साथ डिक्रीज। इसका मतलब TU का जो कर्व होगा वो क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि TU का जो कर्व होगा इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? अभी मैंने बोला था आपको कि अगर ये एक लाइन है, इसका स्लोप मान के चलते 1, इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि स्लोप कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड दिस लाइन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज स्लोप गोज ऑन इंक्रीजिंग। आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट मीन्स अब जब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व को, ठीक है, ये पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट आई विल ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, टोटल यूटिलिटी कर्व, यूनिट्स ऑफ एक्स या क्वांटिटी ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये जो लाइन है यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 1 के बराबर, लेकिन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट। इसका जो स्लोप होगा वो इस लाइन से कम होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा इस लाइन से कम होगा। क्यों? क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। आई शोड यू इन द टेबल। इतना समझ में आया? नो, इसका मतलब जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज हो रहा है बट जो स्लोप का जो चेंज है वो कम होता चला जा रहा है, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक, अब TU कर्व आवा समझ नहीं, ठीक। नाउ अब फाइंड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सिंपल, याद रखना स्लोप ऑफ TU, तुम आपने TU MU भी निकाल दिया, स्लोप ऑफ TU इज मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल, TU का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ TU इज MU, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, ठीक है। अब देखते कैसे। अगेन आई विल शो यू द टेबल, क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, टोटल यूटिलिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले पे नहीं मिला था, दूसरे पे 8 मिला था, फिर 14 मिला था, ठीक है, फिर कितना मिला था? 19 मिला था, 6 5, फिर हम आपको 23 मिला था, फिर 26 मिला था, फिर 28 मिला था, फिर 29 मिला था, फिर 29 मिला था, ठीक है। यानी जब आपने 0 कमोडिटी कंज्यूम की यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 0, एक की 8 मिली, 2 यूनिट्स के टोटल में 14 मिले, 3 यूनिट्स के टोटल में 19 मिले, 4 यूनिट्स के टोटल में 23 मिले, टोटल यूटिलिटी। इट इज द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी, गॉट इट। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी, marginal utility, what I told you, marginal utility is nothing but it is the slope of total utility। देखो कैसे, अभी मैंने जब कर्व बनाया था, कर्व मैंने ऐसे बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नंबर्स इस ग्राफ में प्लॉट किए बस। ये आपका यूनिट ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व होगा, और ये आपकी एक लाइन होगी जहाँ पे यूटिलिटी स्लोप जो है इसका कांस्टेंट है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। नाउ मैंने अभी आपको बोला स्लोप किसके बराबर होता है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और डेल y बाई डेल x। याद रखना डेल y बाई डेल x इसे सेम, चाहे डेल मतलब ये डेल्टा मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। y2 माइनस y1, x2 माइनस y1, सिमिलरली y3 माइनस y2, x3 माइनस x2।
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। नाउ व्हाट इज डेल वाई? यहाँ पे वाई क्या है? यहाँ पे वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस। चेंज किस में है? डेल वाई जब बोलेंगे चेंज किस में? वाई क्या है? यहाँ पे वाई वेरिएबल क्या है? टोटल यूटिलिटी, देयरफॉर चेंज इन टी यू। गॉट इट? और यहाँ पे चेंज किस में है? ये यूनिट ऑफ एक्स है, यूनिट डेल एक्स, एक्स की वेरिएबल क्या है? यूनिट ऑफ एक्स को डेल एक्स, और x2 माइनस और y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 हर किसी पॉइंट पे निकाला जाएगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो यहां पे देखते, यहां पे तो कुछ नहीं होगा। अब यहां पे देखो, इशू y1, इशू y1, इशू y2, इशू y3, you go y4, you go y5, you go y6, y7, y8, y9, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। अब देखो वंशी दिमाग लड़ाऊं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 एट पॉइंट, सपोज इशू पॉइंट A, you go B, C, D, E, F, G, H, I। y2 माइनस y1 सर 8 का चेंज, और इसमें 8 का, इसमें 1 का चेंज कितना हुआ? 8 का, रेट ऑफ चेंज इज 8। इसमें कितना चेंज आया? 14 माइनस 8 सर 6 का, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 सर कितना चेंज आया? सर इसमें 6 का चेंज आया अपॉन 1। सर इसमें कितना चेंज आया? x4 माइनस y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3 कितना चेंज आया? सर 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 1 का। सर इसमें कितना चेंज आया? सर इसमें 4 का चेंज आया। इसमें कितना आया? 3 का। इसमें सर 2 का, इसमें सर 1 का, इसमें 0 का। अब समझ में आया? मतलब मार्जिन यूटिलिटी कुछ नहीं है, मार्जिन यूटिलिटी सिंपल इनका स्लोप है। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे? चेंज इन टी यू, टी यू में कितना चेंज आया? यहाँ पे 8 का। चेंज इन एक्स, इसमें कितना चेंज आया? सर 1 का, 8 अपॉन 1। इसमें कितना चेंज आया? 14 माइनस 8, सर 14 माइनस 8 इज 6। इसमें कितना चेंज आया? 1 का, 6 माइनस 6 अपॉन 1। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो, ऐसे करो, आंसर विल बी द सेम। अब देखो जो आपका मार्जिन यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी मैंने क्या बोला था? स्लोप ऑफ टी यू इज एम यू। एंड अब देखो यहाँ पे कौन से, मतलब इतनी दिमाग लड़ाऊं, जो टी यू है इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था कि जब कोई भी कर्व इट इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, इसका जो स्लोप होगा एट डिफरेंट पॉइंट्स इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब सपोज ये टी यू का मैक्सिमम पॉइंट ये है, सुना येतन? टी यू का जो मैक्सिमम पॉइंट क्या है? टी यू का जो मैक्सिमम पॉइंट है 8th यूनिट पे 29 है, 29 पे, ठीक है, 29 पे 8th यूनिट, और ये शेतन 29 न्यूटन्स मिल रहे हैं 8 यूनिट को टोटल क्यूमुलेटिव खाने के बाद। तो आप देखते हो कि जब आप कंटिन्यूअसली 8 कॉमोडिटीज खाते हो, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिलती है, एक को कॉमोडिटी खाने के बाद आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी मिली? सर 8। सेकंड कॉमोडिटी को खाने के बाद टोटल यूटिलिटी तो 14 मिली, बट एक्स्ट्रा यूटिलिटी खाली 6 मिली। थर्ड कॉमोडिटी को खाने के बाद आपको टोटल में यूटिलिटी कितनी मिली? 19, बट सर थर्ड कॉमोडिटी को खाने के बाद खाली 5 मिली। फोर्थ कॉमोडिटी को टोटल में खाने के बाद कितनी यूटिलिटी मिली? सर 23, बट फोर्थ यूनिट को खाने के बाद खाली 4 मिली। गो इसका मतलब जो स्लोप है इट गोज ऑन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और इट हिट्स 0 जब टी यू क्या है? मैक्सिमम है। इट्स नॉट टी यू इट मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम है टी यू, ठीक है। और यहां पे जो टी यू जब मैक्सिमम है, आपका एम यू यहां पे क्या है? 0, 8th यूनिट पे। देखो यहां पे 8 है, ये आपका एम यू कर्व है, सिंपल, ठीक है। मतलब व्हाट इज एम यू? सर एम यू इज द स्लोप ऑफ टी यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज एम यू? एम यू इज द स्लोप ऑफ टी यू। अभी मैंने आपको इससे पहले जो डायग्राम दिखाई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगी सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट वो सेम होगी फ्रॉम बोथ एक्सिस।
ओरिजिन से एक्स एक्सीज, ओरिजिन से वाई एक्सीज, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो सर स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। अगर उससे नीचे होगा, स्लोप लेस देन 1 होगा, इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब जो स्लोप होगा एट डिफरेंट पॉइंट्स इट विल कंटिन्यूअसली गो ऑन डिक्रीजिंग। वही तो हो रहा है यहाँ पे, इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। इसका मतलब अब इकोनॉमिक्स देखते हैं। इसका मतलब अगर आपने पहला कॉमोडिटी खाया आपको 8 यूनिट्स तो मिले, सेकंड यूनिट को खाने के बाद आपको 14 क्यूमुलेटिव 14 मिले, बट सेकंड यूनिट को खाने के बाद आपको 6 खाली यूटिल्स मिले, थर्ड यूनिट को खाने के बाद आपको खाली 5 यूटिल्स मिले, टोटल में तो 19 है, बट आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी मिली एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को खाने के बाद? सर खाली 5। इसका मतलब जब आप किसी भी कॉमोडिटी को व्हेन यू गो ऑन कंज्यूमिंग दैट कॉमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। देखो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। और जब टीयू मैक्सिमम है, यहाँ पे टीयू क्या, टीयू ना मैक्सिमम एट 8th यूनिट ऑफ कॉमोडिटी व्हेन टीयू का क्या है, टीयू की मैक्सिमम वैल्यू 29 है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है टीयू का वो 0 होगा। अब मैं ऐसे भी समझा दूंगा कि एट डिफरेंट पॉइंट्स आप ऐसे भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। हर किसी पॉइंट को आपको टेंजेंट डालना है, हर कोई पॉइंट इस पेट कैस्ट अराउंड टेंजेंट। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे जो टेंजेंट की जो लाइन है ना ये फ्लैट होती चली जा रही है, के साथ फ्लैट, यहाँ पे स्टीप है, फिर फ्लैट हो रही है, फिर और फ्लैट हो रही है, फिर और फ्लैट हो रही है, फिर और फ्लैट हो रही है। इसका मतलब स्लोप डिक्रीज होता चला जा रहा है। बट इन केस अगर ये लाइन, यही टेंजेंट जो है एट डिफरेंट पॉइंट्स अगर ये इंक्रीज होता चला जा रहा होता, इसका मतलब जो स्लोप है उसका इंक्रीजिंग है। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब हमने क्या देखा? इसका मतलब देखा कि जब आप किसी भी कॉमोडिटी को व्हेन यू गो ऑन कंज्यूमिंग दैट कॉमोडिटी, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। यानी स्लोप ऑफ टीयू इज एमयू कर्व एंड एमयू कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। व्हेन टीयू हिट्स मैक्सिमम, जब टीयू की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0 एट 8th यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सपोज, अब ये देखो यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ एक्स आप कंज्यूम कर रहे हो, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है बट इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक, अब देखो यहां पे 0 तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? योतनतांचे एमयू से पॉजिटिव ना, एमयू पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या चाहिए होता है? 0। यहाँ से नीचे मत देखो, ओरिजिन मतलब जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर देखो, यहाँ पे एमयू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, जब एमयू पॉजिटिव है टीयू इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू 0 है टीयू कांस्टेंट है, ना लाइन कांस्टेंट। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे टीयू की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और जब टीयू कर्व डिक्लाइन हो रहा है, एमयू क्या है? नेगेटिव। सपोज आपने आप 9th यूनिट खाई, ठीक है, आपको यूटिलिटी मिली 28। अब करो यहाँ पे क्या आएगा? y10 करो, y10 माइनस y9, वो तो -1 आएगा। इसका मतलब अब अगर आपने 9th कॉमोडिटी खाई, आपकी जो यूटिलिटी होगी, आपकी जो टोटल यूटिलिटी वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जब टीयू इंक्रीज कर रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट, जब टीयू इंक्रीज कर रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब टीयू मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी 0। जब टीयू को डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, नेगेटिव स्लोप है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। इसका मतलब यहां तक आपको जो यूटिलिटी मिल रही थी 8th यूनिट तक, वो थी पॉजिटिव यूटिलिटी। यूटिलिटी मिल रही थी बट इट वॉज डिक्रीजिंग, बट यूटिलिटी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिल रहा था, कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, बट दैट सेटिस्फैक्शन वॉज डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब सिंपल है, हम साथ ऐसे 3 गोडनु गिलास वारिया यूटिलिटी, बट फिर आप जब सेकंड गिलास पीते हो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जा रही है, थर्ड गिलास पीते हो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। ठीक है, और एक पॉइंट आता है कि जब आप और ज्यादा गिलास पानी का गिलास पियोगे तो शुक्र येड़ दूध चिकरा, अच्छा ठीक, मतलब पेन होता है पेट में। ठीक है, वो उस टाइम पे वो आपको यूटिलिटी क्या देता है? डिसयूटिलिटी। उसको कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। आई गेस ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है,
मैंने आपको पढ़ाया, फिर से समझाता हूँ मैं। ये कर्व का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कर्व आपको समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। याद रखना, अगर कोई ग्राफ है, अगर ये 45 डिग्री लाइन है, 45 डिग्री लाइन, इसका स्लोप 1 होगा और इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इसका जो स्लोप होगा वह लेस देन होगा, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका जो स्लोप होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब समझो, अगर स्लोप होता अगर ये लाइन होती जिसका स्लोप इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो ये लाइन नेगेटिव नहीं होती, तो ये लाइन क्या ऐसा एमयू पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर सपोज, फिर से समझाता हूं, अगर ये वाली लाइन होती, ठीक है, इसका स्लोप तो 1 है, कांस्टेंट है, ये लाइन होती जिसका स्लोप, इसका स्लोप जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये लाइन जो है इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो टी एमयू डिक्लाइन नहीं करता, एमयू इंक्रीज करता, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे जो आपका स्लोप है वो इंक्रीजिंग बढ़ता चला जा रहा है। कौन इतना समझ में आया? ठीक है, अब लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, आई गेस पहले लिखो मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी, it is addition made to the total utility. It is addition made to the total utility. It is addition made to the total utility as consumption is increased. It is addition made to the total utility as consumption is increased. As consumption is increased by one more unit of a commodity. By one more unit of a commodity. By one more unit of a commodity. Simple. It is addition. It is addition made to the total utility. ठीक है? As consumption is increased, एक यूनिट से, ठीक है? ये था मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले लिखा टोटल यूटिलिटी, ठीक है, उसके बाद ये सारा टेबल बना दिया, डायग्राम भी बना दी। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी, वो मैं रिलेशनशिप में फिर से समझा दूंगा, पहले आप लिखिए टोटल यूटिलिटी हुआ क्या, मार्जिनल यूटिलिटी गो क्या, ये दोनों लिख लिए आपने। थर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जस्ट राइट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ डीएमयू, LDMU। ठीक है, लिखिए, इट स्टेट्स दैट as the consumer consumes more and more units of the commodity, it states that as the consumer consumes more and more units of the commodity, its marginal utility goes on declining. सिंपल, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग। यानी जब एक कंज्यूमर और ज़्यादा कॉमोडिटीज लेता है किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के, और ज़्यादा यूनिट्स लेता है किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के, जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है ना वो कम होती चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ऑफ वाटर दी थे, मतलब अगर आपने एक गिलास पानी का गिलास पिया पहले, वो आपको यूटिलिटी ज़्यादा देगा, फिर सेकंड गिलास पियोगे उसकी यूटिलिटी कम होगी, थर्ड गिलास पियोगे उसकी और यूटिलिटी कम होगी। एक पॉइंट आगा जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा पानी का गिलास पीने का, फिर और एक्स्ट्रा पियोगे तो नेगेटिव यूटिलिटी होगी, जिसको कहते हैं डिसयूटिलिटी। आगे से इतना समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा क्या क्या, टोटल यूटिलिटी भी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। इसको कहते हैं यूटिलिटी शेड्यूल। बस शेड्यूल मतलब ये टेबल है, ठीक है, यूटिलिटी शेड्यूल, और ग्राफ भी बना दिया हमने। ठीक है, ग्राफ थे बनोश। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU कर्व्स। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU कर्व्स। कल मैं फिर से ये सारी जो रिलेशनशिप है फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सच दैट के ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको अंडरस्टैंड हो, और सिमिलरली जो स्लोप थे वो फिर से मैं समझा दूंगा। कल हम एक तो रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, फिर मल्टी गुड केस, फिर इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फिर ऑर्डिनल अप्रोच भी पढ़ेंगे कल। इन केस मतलब इफ टाइम परमिट्स वी विल डू इट। ठीक है, दैट इज इट फॉर द टुडे। ठीक है।